हेलो दोस्तों, एम के टेक स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मॉस और स्ट्रक्चर मैकेनिक्स की रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। तो मेरा सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध है कि इन क्लासेस को वो अच्छे से देखें, क्योंकि उनके कुछ दिनों बाद एक्सटर्नल पेपर भी हैं। तो उन एक्सटर्नल पेपर्स में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए जो मेहनत की ज़रूरत है वो अभी है। अगर अभी आप मेहनत कर लेते हैं तो आप क्लियर हो जाएंगे, ये दावा है। और ये मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों की बैक बहुत आती हैं। तो इन बैकों से बचने के लिए कृपया थोड़ा इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो बीटी बोर्ड ने प्रीवियस 10 सालों में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बार बार रिपीटेशन हुआ है, तो उन क्वेश्चनों को मैंने कवर किया है। तो और जो पिछली क्लासेस हैं, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को पहले कवर कर चुका हूँ। जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स हैं, जिन मेरे साथियों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, तो पहले उनको देखें, फिर इस पार्ट 3 की क्लासेस को देखें, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है। और उन क्लासेस की लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और सभी साथियों से एक और निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अवश्य सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें, क्योंकि आने वाली आगे वीडियो है ना, उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए समझते हैं हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है। तो हमने इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 में, वो क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे स्ट्रेस के टाइप और स्ट्रेन के टाइप, और एक और पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम, यानी कि प्रतिबल और विकृति का डायग्राम, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है साथियों, चलते हैं। तो चलने से पहले एक बार मैं सभी से फिर कहूँगा कि सेशन को एक बार शेयर अवश्य करें। ठीक है। तो हमने कल पढ़ लिया है, उसको आज रिपीट नहीं करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं बस। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस मैंने कल भी बता दिया था कि कोई भी वस्तु है उस पर भारी बल लगाएं, तो जो उसमें आंतरिक प्रतिरोधी बल होते हैं और जो पर यूनिट एरिया पर वो लगता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसको हम पास्कल भी कह सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो सिग्मा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है। ठीक है। हमने इसमें इसके बाद इसकी डायमेंशन भी पढ़ ली थी, जो निकल के आई थी सिग्मा ml-1 t-2। ओके। फिर हमने इसके बाद हमने स्ट्रेन भी पढ़ लिया था, विकृति भी पढ़ ली थी। विकृति हमने क्या बताया? किसी भी वस्तु पर हम बाहर से बल लगा रहे हैं, या दबा रहे हैं या खींच रहे हैं, यानी कि या तो कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे या टेंसाइल फोर्स लगाएंगे। अगर कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे यानी कि संपीड़न बल लगाएंगे, तो वस्तु की लंबाई या वॉल्यूम में कमी होगी। अगर उसको हम टेंसाइल यानी तनाव यानी खींचेंगे, तो उसकी लंबाई में वृद्धि या वॉल्यूम वृद्धि होगी। तो जो वृद्धि होती है या चेंज होता है, वो या तो कमी होगी या वृद्धि होगी। तो उसी चेंज पर ओरिजिनल यानी कि प्रारंभिक कोई हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों मात्रक नहीं होता? क्योंकि इसके न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों में लंबाई है, इसके मात्रक मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए ये डायमेंशन लेस निकल के आती है। ठीक है। ओके। आगे अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आज है स्ट्रेन के टाइप। देखो, जैसे मैंने बताया था, किसी भी बॉडी पर अगर तुम बल लगाते हो तो दो प्रकार से बल लग सकते हैं, या तो टेंसाइल यानी तनाव बल लगेगा, ठीक है, या फिर कंप्रेसिव यानी संपीड़न बल लगेगा। अगर तनाव बल लगता है तो वस्तु तनाव में आ जाती है, खिंचती है, तो लंबाई में वृद्धि होगी, तो ऑब्वियसली है वहाँ पर पॉजिटिव स्ट्रेन आएगी। ठीक है। और अगर तुम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हो यानी कि संपीड़न बल लगाते हो, तो वहाँ लंबाई में कमी होगी, तो वहाँ पर स्ट्रेन किस में आएगी? निगेटिव में। तो वही बताया, स्ट्रेन दो प्रकार की होती है, टेंसाइल और कंप्रेसिव। टेंसाइल में क्या होता है? वस्तु पर टेंसाइल फोर्स लगा होता है ऐसे करके। ठीक है। तो उसमें लंबाई में वृद्धि होती है, तो फिर स्ट्रेन क्या बन जाती है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन लेंथ पॉजिटिव होगी, इसलिए स्ट्रेन क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है। और कंप्रेस, इसको ही हम क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। अब यहाँ पर आइए कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होता है कि जैसे हम बल लगाते हैं तो दबाव बल लगेगा, तो किसी भी चीज़ पर दबाव बल लगेगा तो उसमें जो परिवर्तन होगा या लंबाई में कमी आएगी। परिवर्तन किस प्रकार का आएगा? कमी होगी, उसका वॉल्यूम कम होगा। ठीक है।
तो वो ही जो चीज़ कम हो रही है, यानी कि जो परिवर्तन आ रहा है वो ही चेंज कहलाएगा, ठीक है। या जो परिवर्तन है और अपॉन ओरिजिनल, तो उसको ही क्या कहेंगे हम, स्ट्रेन। तो वो किस प्रकार की स्ट्रेन होगी, संपीड़न। और क्योंकि लंबाई में कमी आ रही है इसलिए वो नेगेटिव का साइन हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो माइनस साइन यह प्रदर्शित करता है कि यह लंबाई में कमी हो रही है, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि ज़्यादा हार्ड टॉपिक है नहीं है ये, तो हम इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात आती है शियर स्ट्रेस, क्योंकि मैंने स्ट्रेस के बारे में बताया था। तो स्ट्रेस भी वैसे दो प्रकार की होती है। अगर सिंपल स्ट्रेस की बात करें, जैसे टेंसल और कंप्रेसिव, टेंसल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। किसी वस्तु पर अगर टेंसल फोर्स लगा हुआ है तो वहाँ पर टेंसल स्ट्रेस जनरेट होंगी, अगर कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगी, मतलब संपीड़न और तनाव प्रतिबल, ठीक है। एक प्रकार की स्ट्रेस और होती है जिसे हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस, यानी कर्तन प्रतिबल। ये थोड़ा सा समझ लो इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है उसके। कैसे, अगर जैसे कि किसी भी बॉडी पर हम बल लगाते हैं ना, तो उसकी लंबाई में या परिवर्तन होता है या कमी होती है, तो उसको रोकने के लिए उसके अंदर प्रतिरोधी बल जनरेट होते हैं। तो प्रतिरोधी बल जो होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैसे जनरली स्ट्रेस यानी प्रतिबल कह देते हैं। बट इस केस में क्या है कि जैसे कि अगर किसी भी बॉडी के, जैसे एक तरफ से इसको किसी को फिक्स कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे ये ब्लॉक बनाया है, इसको देखो ध्यान से, इसको हमने एक जगह पे फिक्स कर लिया। अब यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसका ऊपर वाला हिस्सा तो आगे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, और जो इसके जो फिक्स पोर्शन है वो वहीं रहने की कोशिश करेगा पीछे। यानी कि अगर इसकी दो लेयर देखें, इस ब्लॉक की दो लेयर देखें, तो एक तो जाएगी इधर, ठीक है, और एक जाएगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि इसके बीच में, दो लेयर के बीच में कुछ घर्षण लगेगा, ठीक है। यानी कि एक लेयर जा रही है, मान लेते हैं राइट साइड में, क्योंकि हमने बल लगाया है राइट हैंड साइड की तरफ, और एक जो फिक्स है वो अपनी जगह पर रहेगी, यानी कि लेफ्ट में जाने की कोशिश करेगी। तो जो दो समान लेयर हैं उनके बीच में जो घर्षण होता है, यानी कि वो जो बल उनको जाने से रोकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्तन प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस कहते हैं। यानी कि इसमें समझो, जब दो समान और विपरीत बल किसी सतह पर टेंजेंशियली लगते हैं, यानी कि टेंजेंशियली मतलब स्पर्श करते हुए लगते हैं, यानी कि परस्पर समांतर होते हैं, तो उत्पन्न प्रतिबल क्या कहलाते हैं, कर्तन प्रतिबल कहलाते हैं। ये आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ऐसे समझ लो, तुम क्या कोई भी दो प्लेट हैं आपस में और वो रिवेटेड हैं, तो एक प्लेट को तुम राइट हैंड की साइड खींचो और एक प्लेट को तुम लेफ्ट हैंड की साइड खींचो, तो उसमें रिवेट क्या होगा, उसका कट जाएगी रिवेट जहाँ पर वो जॉइंटेड होगा, तो उस रिवेट में किस प्रकार की स्ट्रेस जनरेट होगी, शियर स्ट्रेस जनरेट होगी, ये समझ लो, ठीक है। अच्छा, यहीं पर इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और जो नॉर्मल स्ट्रेस थी उन्हें हम सिग्मा से डिनोट करते थे, बट इन्हें टाउ से डिनोट कराएंगे, ठीक है। और शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया होता है। इसका भी मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेम रहेगा, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस जनरली कहाँ पे आएंगी, जैसे कि वोल्ट में आएगी, ठीक है, पिन, रिवेट्स एंड की, जनरली इन सभी एलिमेंट्स में शियर स्ट्रेसेस आने के चांसेस रहते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपके कमेंट पढ़ करके आपको अगली वाली वीडियो में समझा सकूं कि वो पॉइंट क्या है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल। देखो, काफ़ी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट समझ लो इसको इम्पोर्टेंट मार्क्स कर लो, क्योंकि बीटी बोर्ड ने हर एक साल रिपीट किया है, इसको पूछा ही पूछा है। या तो स्ट्रेस स्ट्रेन यानी कि प्रतिबल विकृति का जो चित्र आरेख है, मृद इस्पात यानी कि डक्टाइल मटेरियल के, वो आएगा। ये नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी, ठीक है। बट आई थिंक ये आएगा ही आएगा। तो ये होता क्या है, पहली बात तो ये समझते हैं, फिर इसके बारे में कौन कौन से पॉइंट हैं, ठीक है। तो देखो, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम क्या है, कोई भी मटेरियल है उसमें हम फोर्स लगाने से स्ट्रेस जनरेट होंगी, ठीक है, स्ट्रेस जनरेट होंगी और उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन भी होंगी, यानी कि उसमें विकृति भी आएगी। तो उनमें क्या संबंध रहेगा स्ट्रेस और किस में, स्ट्रेन में, यानी प्रतिबल और विकृति में।
तो प्रतिबल और विकृति में जो संबंध आएगा वही ये डायग्राम बनाया हुआ है हमने, इसी को कहते हैं हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम। समझे आप। अब इसको हम समझते हैं होता है क्या और कैसे ड्रॉ होता है, और इसके हर एक पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आप सभी को इसमें विजुअल है, स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, और स्ट्रेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि एक्स दिशा में है। ये समझ लेना, क्योंकि जो स्ट्रेस है वो किस पर डिपेंड करेगा, स्ट्रेन पर डिपेंड करेगा। अच्छा चलिए, अब इसमें हम जनरली ऐसे डायग्राम आता है हर एक पेन उसका मटेरियल का, बट ये किसके लिए, माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल के लिए। ठीक है। अब इसमें पॉइंट आते हैं। पहला देखो पॉइंट, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। पहला देखो पॉइंट है A, B, C, D, E और F। ठीक है, ये जनरली पॉइंट इसमें देखने को आपको मिलते हैं। बट ए को क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी किसकी, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, यानी कि समानुपाती की सीमा। ठीक है। और बी को इलास्टिक लिमिट, यानी कि प्रत्यास्थ सीमा या प्रत्यास्थ बिंदु, इस बी पॉइंट को जो इसमें आपको दिखाई दे रहा है। सी पॉइंट को अपर यील्ड पॉइंट कहते हैं, हिंदी में भी अपर यील्ड पॉइंट ही आप याद रखना। और जो डी पॉइंट है उसको लोअर यील्ड पॉइंट कहेंगे, इसको हिंदी में भी रखना। अल्टीमेट यानी कि अधिकतम प्रतिबल पॉइंट है ये ई, जिसे अल्टीमेटली ये जनरेट होता है हर एक मटेरियल में, जिसे हम अल्टीमेट या मैक्सिमम लोड पॉइंट भी कह सकते हैं। और एफ जो पॉइंट है वो क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट है। एफ क्या है, एक ब्रेकिंग पॉइंट है। तो ये कुछ 5 पॉइंट हैं, इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए। और सभी साथियों से एक बार निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वो भी अपने एग्ज़ाम में क्लियर हो सकें और उन्हें भी इसका ज्ञान प्राप्त हो सके। क्योंकि एक कोर सब्जेक्ट है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम और जो सब्जेक्ट का सार है ना, एक तरह से बोलेंगे मेन पॉइंट, तो वो पता होने ही चाहिए, जब आप सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने पहला पॉइंट देखा था, क्या था पहला पॉइंट, पहला पॉइंट था समानुपाती की सीमा या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। देखो रेंज ओ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ए तक हम पहुंचे थे, तो रेंज ओ से ए तक या ओ ए में प्रतिबल हमेशा विकृति के क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी कि अगर तुम रेंज पीछे वाले स्लाइड पर चलते हैं और इसमें देखते हैं कि अगर इस पॉइंट की बात करें ओ से लेकर ए तक, ये यहाँ से यहाँ तक प्रोपोर्शनलिटी की लिमिट है, यानी कि कर्व एकदम स्ट्रेट रहेगा। जितना तुम फोर्स लगाओगे यानी स्ट्रेस लगाओगे उतनी स्ट्रेन जनरेट होगी, और पॉइंट ए तक ही हमेशा जो स्ट्रेस होगा यानी प्रतिबल होगा किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, स्ट्रेन यानी विकृति के समानुपाती होगा। यही हमारा हुक्स लॉ कहता है। ठीक है, यानी कि हुक्स लॉ भी ये क्या कहता है, समझो इस को, हुक्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको तुम्हें पता ही होना चाहिए कि हुक्स लॉ क्या होता है, कि समानुपाती सीमा के अंदर प्रतिबल हमेशा विकृति के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हुक्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो यही प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है हमारी, इसके बारे में लिखेंगे हम। ठीक है, अच्छा अब हुक्स लॉ यहाँ पे भी दिखा दिया है, देखो समझो हुक्स लॉ, इट स्टेट दैट अंडर द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी इस नियम के अनुसार समानुपाती सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होगा। ठीक है, ये आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर भी दिखा दिया है, ये प्रतिबल किसके विकृति के समानुपाती है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो बराबर ई लगा देंगे। ई क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट है यानी नियतांक है। इसे ई को हम यंग मॉडुलस भी कह सकते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट भी कहते हैं, या प्रत्यास्थ गुणांक भी कहते हैं। अगर हम इस ई का मान निकालें तो ई बराबर क्या निकलेगा, ई बराबर निकलेगा सिग्मा अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो हम यंग मॉडुलस की अगर डेफिनेशन आती है तो ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेस और स्ट्रेन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस कहते हैं, या फिर प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। तो ऐसे भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं आगे। अच्छा, अब आता है बी पॉइंट, जिसे हम कहते हैं इलास्टिक पॉइंट या प्रत्यास्थ सीमा।
ठीक है, ये क्या होता है, देखिए अगर हम किसी मटेरियल को खींच रहे हैं और बल लगा के छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया और वो अपनी सेम इनिशियल पोजीशन में यानी जो प्रारंभिक स्थिति उसमें पहुंच जाता है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक भी हो सकता है और ये पॉइंट बी तक भी हो सकता है। क्यों पॉइंट बी तक क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें वो इलास्टिक गुण रहते हैं, क्योंकि बॉडी इलास्टिक है और इलास्टिक पॉइंट तक अगर तुम उसको खींचोगे तो वो खिंच जाएगी और उसको अगर छोड़ दोगे, बल रिमूव कर दोगे तो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगी। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पॉइंट कहते हैं। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए डायग्राम में दिखाया हुआ है पॉइंट बी कि ओ बी तक पदार्थ में प्रत्यास्थ का गुण पूर्ण रूप से पाया जाता है। इस बीच किसी भी समय बल हटा लेने पर छड़ पुनः अपनी आरंभिक स्थिति को धारण कर लेती है, इसलिए इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ बिंदु कहते हैं। समझ में आ गया सभी को? अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस बी तक के रेंज को भी हम क्या कहते हैं, इलास्टिक रीजन कहते हैं। अच्छा, बी के बाद अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगाएं तो अब क्या होता है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेन आने लगता है और ये किस पॉइंट को प्राप्त कर लेता है, सी को प्राप्त कर लेता है, जिससे हम क्या कहते हैं, अपर यील्ड पॉइंट कह लेते हैं। या यूँ कह सकते हैं अपर यील्ड पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर हम मैक्सिमम स्ट्रेस आती है और एटम्स क्या होने लगते हैं, डिसलोकेशन होने लगते हैं। यानी अपर यील्ड पॉइंट पर पहुंच करके मटेरियल, यानी कि तुमने उसको खींचा और उसकी यील्ड पॉइंट को क्रॉस कर दिया, बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट यू कैन रीच एट सी, यानी सी पॉइंट पर पहुंच गए, तब क्या होता है, वो बल को रिमूव करने से वस्तु पुनः अपनी आरंभिक स्थिति में नहीं आती, उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाता है। तो उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट कहते हैं। और वो क्या है, सी, तो उसे हम अपर यील्ड पॉइंट कहेंगे। और डी पॉइंट क्या है, इसमें कम स्ट्रेस है और स्ट्रेन ज़्यादा है, इसलिए लोअर यील्ड पॉइंट कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अपर यील्ड पॉइंट हो गया, बिंदु सी पर पहुंचने पर पदार्थ बिना बल बढ़ाए ही विरूपण बनने लगता है, यानी कि बहुत कम बल लगाते हैं और सी के बाद वो फिर डायरेक्ट क्या होने लगता है, उसमें विरूपण स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, जिसे हम यील्ड या पराभव कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बिंदु डी। अब बिंदु डी हो गया, बिंदु सी से डी तक पदार्थ की आंतरिक रचना में परिवर्तन होते हैं, यानी मैंने बताया ना, मॉलिक्यूल डिसलोकेशन होने लगते हैं और प्रतिरोधी शक्तियाँ बदलती हैं। और पॉइंट सी से डी तक की क्रिया को यील्ड कहते हैं, इसलिए पॉइंट डी को लोअर यील्ड पॉइंट कहेंगे, क्योंकि बिंदु सी से डाउन में है, यानी कि इसमें स्ट्रेस कम है लेकिन स्ट्रेस ज़्यादा है। ओके, अब इसके बाद अगर हम और बल लगा करके वस्तु को खींचते हैं, वस्तु को अगर और बल लगाकर खींचते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर उसमें स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों बढ़ने लगते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें किस में हो रही हैं, प्लास्टिक रीजन में। ये समझना, ये सारी चीज़ें किस में हो रही हैं, प्लास्टिक रीजन में। एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट जीरो, वो ओ से ए तक जाते हैं, इलास्टिक रीजन, वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक हम क्या करते हैं, प्रतिबल किसके बराबर वो प्रोपोर्शनल रहता है, विकृति के। ओके, और फिर पॉइंट ए से हम बी तक जाते हैं, तो पॉइंट बी इज़ इलास्टिक लिमिट, पॉइंट ए क्या है, इलास्टिक लिमिट है। और इलास्टिक लिमिट तक हम वस्तु को बल लगाकर खींचते हैं और छोड़ देने पर वो अपनी आकृति में आ जाती है, इसे हम इलास्टिक पॉइंट कहते हैं भी। अब सी पर वो मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पर हम फोर्स लगा करके वस्तु को खींच तो लेते हैं, बट उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो यील्ड पॉइंट कहलाता है, जिसे हम सी को अपर यील्ड पॉइंट कहते हैं और डी को लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं। अच्छा, अब हम फोर्स लगाते गए। फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ कि हम एक ऐसे बिंदु पर पहुँचे जहाँ पर वो वस्तु एक मैक्सिमम लोड या मैक्सिमम स्टार्ट तक पहुँच गई। अगर उससे थोड़ा सा अगर बल फोर्स लगाएंगे तो ब्रेक ही होगी। तो अब लास्ट पॉइंट जहाँ तक वस्तु झेल सकती है बल को या स्ट्रेस को, उसको हम क्या कहते हैं, अपर यील्ड, अल्टीमेट स्ट्रेंथ या अल्टीमेट लो एंड पॉइंट। यानी कि यील्ड पॉइंट के पश्चात पदार्थ प्लास्टिक अवस्था में आ जाता है। ओके, अब पुनः बल को बढ़ाने से पदार्थ अधिकतम तेजी से विकृति होती है और पॉइंट ई पर पदार्थ बहुत कम ही
काट बनाता है। यानी कि समझो इसका मतलब क्या है, अगर पॉइंट ई तक आप पहुंच गए हो तो अब तुमने बल लगाते 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 उसका क्रॉस सेक्शन इतना कम हो गया है कि अब और उससे अधिक तुम और बल लगाते हो, स्ट्रेस जनरेट करते हो, तो वहाँ से आगे ई किस में चला जाएगा, डायरेक्ट अपनी अवस्था ही छोड़ देगा, वो ब्रेकिंग पॉइंट में चला जाएगा। क्योंकि अब उसमें स्ट्रेस तो आगे कम होने लगेगा लेकिन स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ने लगेगा, यानी कि विदाउट स्ट्रेन वो अपने आप फ्लो होने लगेगा। ओके, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर वो फिर ब्रेक होना ही होना है। यानी ई पॉइंट क्या डिसाइड कर देता है कि आगे बस अब दी एंड है उसका, आगे मटेरियल में ना कोई डिफॉर्मेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, जैसे कोई ये रॉड है, इस पर हमने फोर्स लगाया है पी, तो इसका यहाँ पर क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो रहा है, क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो रहा है। तो क्रॉस सेक्शन कम होने से एक पॉइंट ऐसा आता है ई पॉइंट, जहाँ पर वो वस्तु इंडिकेट कर देती है कि बस अब पॉइंट इससे आगे हम बल लगाते हैं तो फिर क्या हो जाएगी, वस्तु ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, यानी कि पॉइंट एफ पर पहुंचाएगी। उसे हम ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। ओके, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, इसको थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं कि अधिक बल लगाने पर पदार्थ बिंदु एफ की तरफ चलता है और इसलिए बिंदु ई को अल्टीमेट लॉयड पॉइंट और बिंदु एफ को ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। यही हमारा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम होता है। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ एक बार सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, और कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट में अवश्य लगें। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। जैसे कि डायग्राम में पॉइंट जीरो वो ओ से ए तक जाते हैं, फिर बी सी डी ई एफ। ओ एक इनिशियल पॉइंट है, ओ से ए तक गए तो हम प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट पर पहुँचे, उसको हम प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। इसके अंदर प्रतिबल किसके प्रोपोर्शनल रहता है, विकृति के प्रोपोर्शनल रहता है, और यही हमारा हुक्स लॉ है। ठीक है, अब ए से बी तक पहुँचे, बी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पॉइंट कहते हैं, और इलास्टिक पॉइंट तक हम वस्तु पर बल लगाते हैं या स्ट्रेस जनरेट करते हैं और वस्तु को फिर रिलीज कर देते हैं, बल हटा देते हैं, वस्तु अपने अपनी आकृति में आती है, यानी कि ये एक इलास्टिक रीजन में काम चल रहा होता है। ठीक है, एक अच्छी सी डेफिनेशन ये है। और बिंदु सी, यानी कि सी यानी बी के बाद आएगा सी, तो अब बिंदु बी के बाद जैसे हम क्रॉस करते हैं तो अब वो बॉडी किस में आ जाती है, प्लास्टिक रेंज में आ जाती है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए बिंदु बी के बाद जो भी काम होता है वो सब प्लास्टिक रीजन में होता है, और बिंदु सी से बॉडी डिसलोकेशन होने लगती है मॉलिक्यूल्स उसके, और उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। इसलिए हम उसे अपर यील्ड पॉइंट कहते हैं, क्योंकि उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, और बिंदु सी पर कम स्ट्रेस पर ज़्यादा स्ट्रेन होती है, इसलिए लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं। इसके बाद वस्तु के कार्बन एटम्स रीअरेंज होने लगते हैं और बिंदु ई तक पहुंचते हैं, जहां तक हम वस्तु पर मैक्सिमम लोड लगा चुके होते हैं, और वस्तु अगर उससे ज़्यादा लोड लगाते हैं तो ब्रेक होने की कंडीशन में आ जाएगी, जिस बिंदु एफ कहेंगे, और बिंदु ई पर हम अधिकतम अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम रहा। ठीक है, ये कुछ डायग्राम है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, तो इनको एक बार आप देख लो। जैसे कि स्ट्रेन एंड स्ट्रेस कर्व फॉर डिफरेंट मटेरियल को, जो हमने माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल के लिए पढ़ लिया है, कास्ट आयरन के लिए इस प्रकार का आएगा, और जो रेड कलर की लाइन है ये एल्युमिनियम के लिए है। ओके, और ये रबर वाली ग्रीन है वो रबर के लिए। तो ये हमारे डिफरेंट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। ओके, अगर हम बात करें यंग मॉडुलस की, तो यंग मॉडुलस किसका सबसे ज़्यादा रहेगा, माइल्ड स्टील का, फिर इससे कम रहेगा कास्ट आयरन का, फिर इससे कम रहेगा एल्युमिनियम का, फिर इससे कम रहेगा कंक्रीट का, और सबसे कम रहेगा रबर का। ओके, तो चलिए साथियों, हमने ये अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो शेयर को एक बार दम लगा के शेयर कर दो, और आगे फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट, वो हम पढ़ेंगे उसमें फिर चेंज इन लेंथ ड्यू टू फोर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको अच्छे से पढ़ें और अच्छे से तैयार करें, क्योंकि वेरी इम्पोर्टेंट है और शायद बीटी बोर्ड में आगे आने वाला भी है। तो चलिए दोस्तों, आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, बट सेशन को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू टू ऑल।